Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. बिना नाम बताए अपना परिचय दीजिए। सर, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। सर, मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से की है सर। उसके बाद मैंने अपनी 12वीं और ग्रेजुएशन जो है वो मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से कंप्लीट करी है। मेरी यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है। और सर उसी के साथ साथ मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू की। देखिए, आपने एसडीएम पद पे जा रही हैं, आपने अपने को एसडीएम के लिए नंबर दिया हुआ है, लेकिन फिर गड़बड़ कर रही हैं। होम डिस्ट्रिक्ट क्यों बार बार करें? उत्तर प्रदेश आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है। होम प्रोविंस हो सकता है, आपका प्रोविंस उत्तर प्रदेश है, ना कि होम डिस्ट्रिक्ट। होम डिस्ट्रिक्ट तो आप बताइए ना, अयोध्या है या फैजाबाद, क्या नाम हो गया उसका? सर अयोध्या सर, मुझे लगा मेंशन नहीं करना है इसलिए सर। नहीं, आप जो होम डिस्ट्रिक्ट है तब तो बताना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? होम डिस्ट्रिक्ट जिला उला तो नहीं, लेकिन डिग्री का बताना था जो। चलिए फीडबैक में से बताया जाएगा। चलिए, आपको जब बताना था कि आपने राम लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो जाहिर है क्लियर हो गया, तो बताने की जो खास जरूरत नहीं है। क्या लिया था आपने ग्रेजुएशन बीए किस विषय से किया है? विषय क्या थे आपके लिए? सर सोशियोलॉजी था, इंग्लिश था और एंशिएंट हिस्ट्री था। एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, सोशियोलॉजी में आपने किसको किसको पढ़ा हुआ है? सर सोशियोलॉजी में मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है सर, एमिल डर्कीम को पढ़ा है, मैक्स वेबर को पढ़ा है सर, और उनसे रिलेटेड जो अदर थिंकर्स थे सर, उनकी स्टडीज की है। कार्ल मार्क्स की क्या फिलॉसफी है, खासतौर सोशल सब्जेक्ट्स को लेकर के? जी सर, कार्ल मार्क्स जो थे वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को उनका बेसिक जो उनकी स्टार्टिंग थी सर, वो कहते थे कि जो सोसाइटी का बेसिस हो सकता है वो मटेरियलिस्टिक बेसिस पे भी होता है और इकोनॉमिक फैक्टर उस पर डिटर्मिनेंट्स होते हैं सर। अच्छा। और उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर और बेस की बात की थी। तो ये जो आपने बताया कि डायलेक्ट का मामला, ये किसका है? हीगल का है? सर हीगल ने ही इनिशियली दिया था, बट कार्ल मार्क्स ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और हीगल थोड़ा सा स्पिरिट पे वो बात करते थे सर। तो ये तो भारत में बुद्ध ने बहुत पहले डायलेक्ट्स की थ्योरी दी थी कि जो इस तरह से चीजें होती हैं, जो परस्पर विरोधी चीजें होती हैं, उनसे एक नया विचार आता है, जो कि मध्य मार्ग की थ्योरी, वो तो लगभग वही है जो कि हीगल ने किया है। हीगल ने उसको उलट दिया है, जो बुद्ध की थ्योरी थी उसको उल्टा था, पलट दिया था, क्योंकि बुद्ध की थ्योरी थोड़ी थोड़ी उसको, जो आपने कहा ना कि अध्यात्म की तरफ जा रही है, उसको उन्होंने पलट दिया है, उसको मटेरियलिस्टिक बना दिया है। खैर, इंडियन जो सोशलिस्ट है उनको किसको किसको पढ़ा है? सर जीएस गोरे को पढ़ा है सर। अच्छा। जी। एमडी श्रीनिवास को? जी सर, एमडी श्रीनिवास को पढ़ा है। श्याम सुंदर दुबे? सर उनके बारे में सुना है पर पढ़ा सर बहुत। तो आप छत्तीसगढ़ गए थे? जी। छत्तीसगढ़ गए थे? जी। उनकी जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया वाले सोचता किताब जो लिखी है एन इंडियन विलेज, तो बड़ी मशहूर रही है। जी। पढ़ा है एन इंडियन विलेज के बारे में? नहीं सर, बस नाम सुना है, शमीरपेट में उनकी स्टडी थी। अच्छा, कहाँ है शमीरपेट? सर साउथ में ही है, एग्जैक्टली नेम नहीं रिकॉल कर पा रहे। हैदराबाद के पास है। तो जो भारत का रूरल स्ट्रक्चर है और आपने एंशिएंट हिस्ट्री भी ली है, जब दोनों को तालमेल करिए, कुछ कैसे, मतलब भारत में जो रूरल स्ट्रगल, जो समाजवाद की एक भारतीय थ्योरी है, हम भारत में मानते थे कि एक इकाई जो है भारत में वो गांव है, वो कैसे एंशिएंट हिस्ट्री भी कैसे तय करेंगे आप दोनों को? सर इंडिया, मुझे लगता है कि अगर हम भारत की बिल्कुल बिगिनिंग देखें तो जो एक रूरल सोसाइटी है सर, और उसके जो थोड़े मोड़े ताने बाने सर, वो आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। इवन टुडे हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में ही रहती है। तो सर अगर अच्छे से भारत के समाज को समझते हैं तो हमें सर जो गांव का एक परिवेश है उसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको गांव पहले, सबसे पहले कोई गांव या अर्बन कल्चर कहाँ से दिखाई पड़ती है? तो रूरल है, एक अर्बन है, कहाँ से आपको एक गांव या एक सिविल सोसाइटी दिखाई पड़ती है? किस जगह शुरू करते हैं? सर अगर इंडस वैली सिविलाइजेशंस में देखा जाए तो सर वहाँ पे अर्बन सेंटर्स थे नो डाउट, जैसे कि हड़प्पा था, मोहनजोदारो था, बट सर उसके साथ साथ छोटे छोटे भी टाउन्स, या हम कह सकते हैं कि जो एक रूरल झलक जो है सर वो दिखाई देती है। तो वहाँ से ही एक इंडिया की जो रूरल सोसाइटीज है उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो हड़प्पा से रिलेटेड तो सारी जगह अब यहाँ तो है नहीं जी ना, हड़प्पा
हड़प्पा मोहनजोदड़ो कोई भी भारत में नहीं है। जी सर। भारत में क्या है, कैसे भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम समझेंगे? सर भारत में अवशेष हैं। जी सर, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जिसमें कुछ गुजरात और राजस्थान के कुछ सर एरिया आते कौन हैं से? सर। कालीबंगन है, धौलावीरा है, लोथल है सर। यहाँ पर समझा जा सकता है कि किस तरीके की उस टाइम की सोसाइटी थी। अभी फिर से खुदाई शुरू होने जा रही है हरियाणा में, मालूम है? सर राखी गढ़ी जो सबसे करीब है दिल्ली के। जी सर, नाम सुना है बट अभी इस बारे में कुछ पता नहीं। अच्छा, ठीक है। अखबार पढ़ती हैं आप? जी सर। क्या है आज की चर्चा में, आज के अखबार में कोई खास न्यूज? सर आज मैंने सिर्फ फर्स्ट पेज ही पढ़ा है सर, हेडलाइंस। क्या हेडलाइन कोई बता दीजिए। सर उसमें मैंने पहला पढ़ा कि जो मोरे है मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस, सर वहाँ पे वापस से जो एक वायलेंस है उसको देखा गया है। स्पेशली जो सिविलियंस और जो पुलिस फोर्सेस है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है सर। और सर आई थिंक वो एक ट्रस्ट डेफिसिट कॉज कर रहा है और उस रीजन की इनस्टेबिलिटी के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है सर। ये जो वायलेंस था मणिपुर में, ये कहाँ, क्या उसका क्यों हुआ वायलेंस, क्या वजह थी? सर बेसिकली ये एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था बट नॉट सोनली एन एथनिक किसके किसके बीच में? सर कुकी एंड मेथी ट्राइब्स के बीच में था सर। सर एक वैली पीपल्स है और एक जो हिली पीपल्स है सर, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, तो उसके बीच में और सर सिर्फ एथनिक ही नहीं था, मुझे लगता है सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर कम्बिनेट हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और फिर सर ये काफ़ी ज़्यादा बड़े रूप में उभर के आया है। तो सरकार ने संसद में जवाब नहीं दिया इस पे? सर प्लीज मुझे टाइम दीजिए। चलिए, महिला शिक्षा और सुरक्षा दोनों जरूरी है। जी सर। महिलाओं की स्थिति में बेहतर है और बेहतर करने के लिए उस पर आप कुछ अपना ओपिनियन रखना चाह रहे हैं, बताइए। सर महिलाओं की स्थिति जो है वो कई सारे पहलुओं पर निर्भर करती है, पर चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनकी एक जॉब पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एक सोशल प्रेस्टीज या सोशल अपलिफ्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सर महिलाओं में स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक सुधरी है। जैसे कि जो मेरा खुद का उत्तर प्रदेश है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पर 59.1% का जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। तो वुमेन के केस में सर इम्प्रूवमेंट है और सर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमको अभी डेफिनेटली वर्क करने की ज़रूरत है। और सर अगर हम उन पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली एक वुमेन के लिए जेंडर पैरिटी स्टैब्लिश होगी सोसाइटी में और एक बेटर फ्यूचर जो है इंडिया के लिए केंद्र सरकार द्वारा गरीब महिलाओं के लिए या जो समर्थ नहीं है ऐसी महिलाओं के लिए एक योजना चलाई जा रही है, PMMVY। जी सर। ये क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है? सर इसमें जो वुमेन को बेसिकली जो उनकी जो मैटर्निटी रिलेटेड डेथ्स होती हैं सर, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, उसको कम करने की बात की गई है। साथ ही साथ उनके जो हेल्थ स्टेटस है सर, जैसे कि मोर देन 50% एनीमिक वुमेन इंडिया में है अभी, तो सर उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए बहुत ही रूरल लेवल पे या लोकल लेवल पे सर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। कुछ आर्थिक सहयोग की भी बात है क्या? कितना अमाउंट है? सर अमाउंट याद नहीं आ रहा बट सर है। उसी का वर्जन 2.0 क्या है जो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। शक्ति दीदी गौतम बुद्ध नगर में बड़ा चर्चा रहा है इसका। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के विषय में आप कुछ अपना विचार जी सर रखिए। सर मुझे लगता है ये वुमेन के लिए तो बहुत ही टॉर्च बेरर की तरह काम करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल स्केल पे जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत हद तक नहीं है इंडिया में, स्पेशली अगर हम सब नेशनल लेवल पे जाए, जैसे स्टेट या लोकल लेवल्स पे। तो सर इसके लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी काम करना चाहिए कि सिर्फ एक रिजर्वेशन से सॉल्यूशन नहीं है, हमें और अच्छा बताइए, जैसे महिलाओं के से सुधारने के लिए अगर आपको दो विकल्प दिया जाए, एक राजनीतिक पहुंच, एक आर्थिक पहुंच, दोनों में अगर एक का चुनाव करना हो तो आप किसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे, राजनीतिक को क्या? सर मैं वुमेन को मेरे पर्सपेक्टिव से सर इकोनॉमिक लेवल पे उनको एम्पावर करने की ज़्यादा कोशिश करूँगी सर,
क्योंकि मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली अगर वो अपलिफ्टेड होंगी सर तो वो अदर डायमेंशंस में अपना बेटर परफॉर्म कर सकती ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक दशा को कैसे सुधारा जा सकता है जो है कि वो भी स्वावलंबी बन सकें, इसके लिए कुछ आपके पास विजन है? जी सर। हाँ, क्या है? सर सबसे पहले तो उन्हें एजुकेशनली हमको एम्पावर करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट नॉलेज नथिंग कैन बी डन। सो एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी क्रिएट करनी पड़ेगी सर। साथ ही साथ जो हमारा जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी का भी विजन था कि लोकल लेवल पे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें एंड नॉट जस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है सर, तो वो छोटे छोटे अगर हम कुटीर उद्योगों को इम्प्रूव करेंगे, उनको उससे उनको जॉब मिलेगा सर वुमेन को, और वो अपने और भी पहलुओं को समाज में रख सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? सर ई गवर्नेंस बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड गवर्नेंस है, जिसमें कि गवर्नमेंट अपनी जो भी सुविधाएं हैं उसको लोगों तक आसानी से और ट्रांसपेरेंट बेसिस पे पहुंचाना चाहती है। डिजिटल एजुकेशन? सर एजुकेशन बेसिकली जब हम उसको इंटरनेट और कम्युनिकेशन के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचा सके और सबके लिए वो एक्सेसिबल हो जाए। डिजिटल इंडिया? सर डिजिटल इंडिया में इंडिया को बेसिकली एम्पावर करना है, जितने भी डिजिटल एस्पेक्ट्स हैं जैसे स्मार्ट मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया? सॉरी सर, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया में डिफरेंसेस। लास्ट क्वेश्चन। सर मेक इन इंडिया का बेसिकली मतलब है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड से कंपनीज को अट्रैक्ट करें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि सर बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं। बट सर जो मेड फॉर इंडिया है वो ये है कि आप जो लोकल लेवल पर इंडस्ट्रीज हैं, आर्टिजन्स हैं, वो इंडिया के लिए सर मतलब प्रोड्यूस करें। मेक फॉर इंडिया की ये है कि फॉरेन में भी कुछ चीज ऐसी बनेगी कि इंडिया के लिए क्या है, इस तरह कुछ संकल्पना है। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, आपका सोशियोलॉजी के साथ क्या क्या था? सर इंग्लिश था, एंशिएंट हिस्ट्री था। इंग्लिश था और एंशिएंट हिस्ट्री सर। एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, इस तरह से बातचीत तो हो ही गई है, तो आप हमें ये बताएंगे कि सभ्यता और कल्चर में क्या अंतर होता है? संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है? Sir, can you please speak it in English? कल्चर एंड सिविलाइजेशन। Yes, sir. सर जहाँ तक मुझे समझ में आता है इन दोनों में डिफरेंस है। कल्चर जो होती है वो एक लोकलाइज्ड होता है सर, और ये मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है कल्चर। सिविलाइजेशन जो होती है सर वो बहुत ब्रॉड स्केल में होता है, और सर वो भी होती सस्टेनेबल ही है फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, वैदिक, आपने वैदिक युग पढ़ा हो, वो कल्चर है कि सिविलाइजेशन है? सर प्लीज अलाउ मी सम टाइम। सर थोड़ा टाइम दीजिए, मैंने कॉल करके करो। सॉरी सर, अभी याद नहीं। याद नहीं आ रही है। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? साम्राज्यवाद क्या होता है? सर इंपीरियलिज्म जो होता है उसमें कोई जो फॉरेन कंट्री या कोई भी फॉरेन एंटिटी हो सकता है सर। नहीं, भारत में सबसे पहले इम्पीरियलिज्म कब आया? एंशिएंट फेज में। दुनिया में सबसे पहले भारत और यूनान में आया है। सर अभी याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, ये बताओ, अभी जो हमारी संसद की शीतकालीन सेशन चल रही थी, उसमें ब्रिटिश काल के 3 अधिनियम बदल दिए गए। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य नियम नहीं, तो इसका नया नाम क्या दिया गया? भारतीय दंड संहिता का नया नाम क्या दिया गया? अभी मुझे एक ही याद आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता। और आपराधिक वाले का? अच्छा, अभी ही इसी शीतकालीन सत्र में टेलीग्राफ अधिनियम आया है, तो ये बताओ कि इसके पहले भारत में कौन सा टेलीग्राफ अधिनियम चल रहा था, और इस टेलीग्राफ अधिनियम में क्या किया गया? अच्छा, इसी सेशन में जम्मू कश्मीर के लिए एक विधेयक आया, वो क्या है? उसमें जम्मू में कितनी विधानसभा सीटों की संख्या की गई, कश्मीर में कितनी की गई, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कितनी की गई?
अब ये दूसरा पीओके में कितनी सीटें पहले से आरक्षित हैं तो आपको याद आ जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुछ सीटें जब उनका संविधान बना था जम्मू कश्मीर का तभी तय कर दी गई थी इतनी सीटें पीओके की रहेंगी। बात कर कश्मीर से बोलते हैं कितनी है वो? इसके बारे में थोड़ा और पढ़ने के लिए मुझे याद नहीं आ मैंने अभी आपने ये सेशन की चीजें नहीं पढ़ी हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री जी अभी आपके यहाँ यूपी गए हैं, रहा। जी सर। हम्म? जी। तो वो एक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी से मिले थे, उनका नाम क्या है? सर मीरा मांझी। मीरा मांझी। वो उज्ज्वला योजना की कौन से नंबर की लाभार्थी थी? सर 10th करोड़। 10th करोड़, ठीक है। उनने प्रधानमंत्री जी से जो बात की उसमें वो और किन किन योजनाओं की लाभार्थी हैं? उज्ज्वला की तो है ही है, और भी कुछ बता रही हैं वो, हमको ये मिला ये मिला। सर पहला तो प्रधानमंत्री जन धन योजना सर। जन धन योजना सर, बैंक अकाउंट उन्होंने ओपन करना है। अच्छा, और सर और क्या चलिए, आप एक लास्ट क्वेश्चन बताएंगी, जी सर। आप एसडीएम क्यों बनना चाहती हैं? सर एसडीएम बनना मेरे लिए पहली बात तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी सर उस पोस्ट पे पहुंचना। और एसडीएम बनने के बाद देखो, वो तो जो नहीं भी पहुंचेगा वो कहेगा कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जी सर। आप में से क्या गुण है ये बता दीजिए। सर तो फर्स्ट क्वालिटी जो मुझे लगता है मेरे अंदर सर, करंट बेसिस पे जो सोसाइटी को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग है सर, वो मेरे अंदर काफी अच्छी है सर। वो मतलब नहीं है, आप में निर्णय लेने की क्षमता है। जी सर। है ना? डिसीजन मेकिंग पावर है सर। आप जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय का एथिक्स क्या होता है? आप एज एसडीएम निर्णय ले रही हैं कि सर जैसे सीनियर सिटीजन है मान लीजिए, ठीक है, अब यहाँ निर्णय लेना है कि सर को इस योजना का लाभ देना है, तो आप इसमें किस किस एथिक्स का यूज करेंगे? तो सबसे पहले कि इनकन्वीनियंस ना हो सर, किसी भी मतलब एड्रेस ये सब प्रशासनिक अधिकारी का नहीं, तो नेताओं का होता है, ये शासक का गुण होता है। प्रशासक का गुण तो उसके पास गिना चुना एथिक्स है। सर पहला तो इनके जो राइट्स हैं एड्रेस लीगल एड्रेस सिटीजन, इनका राइट कौन देता है? सर वो तो गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट देगी, भारत का संविधान देगा, कि संसद के द्वारा बनाया अधिनियम देगा, कि प्रशासक के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन देगा। सर कॉन्स्टिट्यूशन और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं सर, उन्होंने जो भी लॉज या रूल्स बनाए सर, उस वो मेरी ड्यूटी है वो एसडीएम का प्रॉपर्ली। 3 प्रमुख काम बताइए। सर एक तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सर दूसरा कि अपने एरिया में सर एक सॉरी सर, और तीसरा I will read more. बेटा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सरकार की योजनाओं को लागू करना, है? और पहला आप सही बोली, ठीक है? चलिए आप सुनाते हैं।